वारिस साहब, आपने जो बात की बादशाहों की, तो मुसलमान बादशाहों की, उनका रिकॉर्ड काफी मिक्स्ड रहा है। कुछ जगहों पे जो है माइनॉरिटीज के साथ अच्छा सलूक भी हुआ और कहीं जो है बहुत खराब भी सलूक हुआ। इवन ये आई जो कैन बिलीव दैट। है औरंगजेब आलमगीर, वो जो हैं सिख जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि जहांगीर ने और औरंगजेब आलमगीर ने उनके दो गुरुओं को मरवाया। गुरु तेग बहादुर को जो चांदनी चौक है वहां पे जो है उनका सर कलम किया गया। और मुझे एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने जो दिल्ली में सर्व कर चुका था ये कहा कि आज भी ऐसे सिख आपको मिल जाते हैं जो किसी औरंगजेब नामी बंदे से हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते। तो इस तरह की जो बेशुमार चीजें हैं कि कहीं अच्छा सलूक भी हुआ, कहीं बहुत खराब भी हुआ। हाँ जी, धार्मिक सही कह रहे कहते हैं हैं। सर मैं ये कहता हूँ, ये आप बार बार ये कह रहे हैं कि हिस्ट्री बदल रहा है। हम लोग तो चाहते हैं कि टेक्स्ट बुक में जो पुरानी अंदर बातें पड़ी हुई है कम्युनिस्टों की लिखी हुई वो बदली जाए। जैसे ये जो औरंगजेब ने जो हमारे सिख गुरुओं के साथ जो किया, लेकिन वो हिस्ट्री में बताया नहीं जाता। हम तो चाहते हैं कि बताया जाए। वे बदलने की बात भी नहीं है, जो सही है वो तो डालना चाहिए। ये सरासर ऐसी बात कह रहे हैं कि क्लेम कर रहे हैं कि बदल रहे हैं। इतने साल 7 ईयर्स हुए गवर्नमेंट को आए हुए, लेकिन एक एक पेज भी बदली हुआ नहीं हुआ है। हम चाहते हैं उल्टा कि बदली करें। कहने देना मुझे। आप हम लोग जनरल बातों में आ जाते हैं कि बादशाहों ने ये किया, बादशाहों ने अच्छा किया, पर हम स्पेसिफिक बातों में आना चाहते हैं। अब ये बात राजनाथ ने कही या नहीं कही कि सावरकर ने गांधी के कहने पे माफी मांगी थी, क्योंकि गांधी ने कहा था कि तुम फ्रीडम फाइट के लिए ज्यादा मुनासिब हो तो तुम माफी मांग लो तो बाहर आ जाओ। ये बात सही है या गलत है? ठीक है, अभी इस पॉइंट के ऊपर मैं काउंटर करता हूं आपको जी। राजनाथ सिंह ने ये बात की। राजनाथ सिंह ने आज से थोड़े दिन पहले ये बात की, लेकिन अगर सावरकर काला पानी की सजा, दोनों भाई सगे भाई दोनों 17 ईयर्स एक ही जेल में बंद थे और दोनों सोच रहे थे कि चलो मैं यहाँ हूं लेकिन मेरा भाई तो उधर घर का ख्याल रख रहा है, लेकिन इतनी बड़ी उसने कुर्बानी दी। लेकिन उसके व्यू जो थोड़े ज्यादा कहे कि प्रो हिंदू थे, एंटी मुस्लिम तो नहीं लेकिन प्रो हिंदू थे, उसके लिए उसका जो पूरा सेक्रीफाइस था उसको नजरअंदाज कर देना। फिर एक सीधी बात है कि वो काला पानी में रहता, सड़ जाता, वहां पे मर जाता, वो अच्छा था कि वो यहाँ आके कुछ और कंट्रीब्यूशन करता, वो अच्छा था। और सावरकर का ये जो सब माफी का वगैरह का कह रहे हैं, ये जो बाकी के कोई मुस्लिम लीडर ऐसे हो जिसको काला पानी मिला हो, जिसने कोई सजा काटी हो, ऐसा कोई है? कोई मुस्लिम लीगी आपने देखा है कभी कि जो एक भी जिना तो कभी जिंदगी में जेल भी नहीं गया? यार हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ से आ गई यहाँ पे? हम तो कहते हैं, अरे आपने बात की अंकल कि हिस्ट्री में फेरबदल कर रहे हैं। हिस्ट्री में फेरबदल कैसे? टेक्स्ट बुक के माध्यम से ही मुस्लिम की बात हम सिर्फ एक स्पेसिफिक इशू में कर रहे हैं। आपने स्पेसिफिक इश्यू बताया कि हिस्ट्री को बदल रहे हैं। आप एक भी टेक्स्ट बुक का मुझे रेफरेंस दो कि जो 2014 से पहले अलग थी। आप देंगे ना, आप बोलते चले जाते हैं। ठीक है, बोलिए। हिंदू मुस्लिम में चले गए। बात हो रही थी कि सावरकर ने कभी मर्सी पिटीशन 6 मर्सी पिटीशन अंग्रेजों को दी या नहीं जब वो काले पानी में था। और राजनाथ ने कहा कि गांधी के कहने पे दी। हम कह रहे हैं कि गांधी का उस वक्त कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं सावरकर से, क्योंकि गांधी साउथ अफ्रीका में थे और गांधी 1915 में आए इंडिया। और ये बात हो रही है, जेल हुई थी इसको 1911 में सावरकर को। तो गांधी का कहां से बीच में आ गया? गांधी का नहीं आया। ठीक है, राजनाथ सिंह के कह देने से और ये जो आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं उससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? साबित ये करना चाह रहे हैं कि हिस्ट्री बदली जा रही है। राजनाथ ने कहा उसके बोलने से कैसे बदली जाएगी? टेक्स्ट बुक बोलती है वो सही हिस्ट्री होती है। राजनाथ कुछ भी बोलता रहे, कैसे बदली जाएगी हिस्ट्री? ये जो है ना, क्योंकि सारे हिस्ट्री तो टेक्स्ट बुक में लिखी जाती है। इस पे जो है ना बदली जाएगी। अभी एक इंडिया का एक यंग स्कॉलर है जिसने सावर की 2 पार्ट में उनकी बायोग्राफी लिखी है। और इस तरह की डिबेट्स, विनायक, उसकी जो है ना कुछ डिबेट्स मैंने देखी हैं।
उस पे कुछ लोग ये कहते हैं जी हाँ जी गांधी का उसमें रोल था, कुछ कहते हैं जी गांधी का रोल नहीं था। लेकिन हम उससे जो है बात ये कर रहे हैं कि जो ऑफिशियल बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, वो बदली गई हैं कि नहीं बदली गई। वो मुख्तलिफ डिबेट चल रही है कि गांधी का उसमें रोल था नहीं था। तो आप क्या कहते हैं धार्मिक? बिल्कुल, हम लोग तो चाहते हैं कि टेक्स्ट बुक बदले, लेकिन ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक नहीं बदल रही। टेक्स्ट बुक में आज भी वो रोमिला थापर और इरफान हबीब की कम्युनिस्टों की हिस्ट्री लिखी हुई जो वही पढ़ाई जा रही है। और जो सही बात है कि जो जैसे मुगलों के बारे में जो पढ़ाया जाता था उसमें महिमा मंडन वगैरह जो करना होता था वो तो करते थे, लेकिन जो उसने क्राइम किए हैं वो हमको नहीं पढ़ाए जाते। हम तो चाहते हैं कि हिस्ट्री बुक दोबारा लिखी जाए। और हाँ, ऐसा नहीं कि इसमें कोई हिंदू पार्ट लिखे, मुस्लिम पार्ट लिखे, कोई भी रूलर कोई भी हो, लेकिन वो हमारा एक साझा हेरिटेज है। लेकिन जो जिसने गलत किया है वो भी लिखना चाहिए। ये अली भाई एक तरफा बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री बदल दी। राजनाथ को स्टेटमेंट दे देंगे तो कोई हिस्ट्री बदल नहीं जाती है उसमें। हिस्ट्री बनती है टेक्स्ट बुक पे पढ़ाने के। बकिया आरएसएस के लोगों ने सपोर्ट किया राजनाथ के स्टेटमेंट को, सपोर्ट किया, ये मैं कह रहा हूँ। तो हिस्ट्री तो अभी पिछले महीने कहा तो हिस्ट्री कैसे बदल जाएगी? हिस्ट्री बदलेगी इसी तरह से कि वो झूठ बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है और लोग उसको कह रहे हैं हाँ ये सही है। तो पूरी दिए हुए स्टेटमेंट हिस्ट्री बनते हैं या फिर टेक्स्ट बुक में पढ़ाई जाने वाली बातें हिस्ट्री होती है? मुझे हाँ, तो देखा जाएगा वो तो बहुत सी गलत बातें होंगी। दोनों ने की हैं, मुसलमानों ने भी की हैं, हिंदुओं ने भी की है, दोनों ने की। अभी बांग्लादेश की जो पाकिस्तान की बांग्लादेश फॉर्मेशन की जो बात थी, इसके भी 3 वर्जन्स हैं, 4 वर्जन्स हैं। एक बांग्लादेश का वर्जन है, एक इंडिया का वर्जन है, एक पाकिस्तान का वर्जन। तो ये तो हो रहा है, थ्रू आउट हो रहा है। महज मजहबी, महज इंडियन ही नहीं, पॉलिटिकल नहीं, बल्कि मजहबी जो हिस्ट्री है उसमें भी बड़ा फर्क है। शिया की डिफरेंट है, सुन्नी की डिफरेंट है, वहाबियों की डिफरेंट है, हर एक की अलग अलग हिस्ट्री है। तो ये तो होता है। लेकिन मैं आरएसएस की बात कर रहा हूँ कि ये लोग तो बिल्कुल फैक्चुअल चीजें जो हैं, अभी इतनी पुरानी हिस्ट्री भी नहीं है। 1911 की और 1915 की हिस्ट्री है से लेके अब तक की है, उसको बदल रहे हैं, वो खुल्लम खुल्ला बदल रहे हैं। और आरएसएस वाले कह रहे हैं हाँ ये ठीक है। किस तरह बदलेगी? कोई किसी का स्टेटमेंट देने से कैसे बदलेगी? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। हिस्ट्री को बदलने के लिए टेक्स्ट बुक चेंज करना पड़ता है, वो तो इन लोगों ने कभी किया भी नहीं एक भी बार। करेंगे ये चेंज कर रहे हैं। आप अंतर्यामी हैं, आप अंतर्यामी हैं, और चेंज करेंगे तो वो गलत ही कैसे होगा ये भी आप कैसे जान लेंगे? अंतर्यामी होने की जरूरत नहीं है इसमें। ये तो सामने जो हो रहा है वो बता रहे हैं हम कि कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखिए कि जो द वायर आपने प्रोग्राम देखा था, द वायर देखा था जो अरफा खानम शहरवानी का, जिसके ऊपर था राजनाथ के स्टेटमेंट पर, कितनी सपोर्ट थी आरएसएस के लोगों की। उसके कमेंट्स देखिए आप उसके। तो ये है, आप यंग आदमी हैं, बहुत यंग है माशाल्लाह, आप ठीक हैं। आप ये कीजिए कि आप इस तरह की बातों में नहीं आइए इन लोगों के। आप देखिए कि फेयर क्या है। अगर राजनाथ ने गलत बात कही तो आप कहिए गलत है ये, क्योंकि ये हिस्ट्री से साबित नहीं हो रहा है। अच्छा, नहीं सकील भाई, एक राजनाथ के कह देने से हिस्ट्री के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। राजनाथ सिंह जी ने कह दिया और ये ऐसी बात कह रहे हैं कि वो बोल जाएगा, वो बोलेंगे, वो स्टेटमेंट हिस्ट्री में पढ़ाने जाने लगेगा। ऐसा कैसे होता है ये? अच्छा सर, एक लाइन भी इस गवर्नमेंट ने हिस्ट्री बुक्स की चेंज नहीं की आज तक, और हम लोग तो इस वजह से इस गवर्नमेंट से खफा है। हमारी फरियाद है कि चेंज करिए। जिसने हमारे गुरुओं को मारा है उसके सर पे चढ़ा पे रखा है। बिल्कुल। अब गोलकर ने ये जो कहा है कि मुसलमान चले जाएं, निकल जाएं, मुसलमान हिंदू हो जाएं, मुसलमान सब सर्वियंट हों उसके, हिंदुओं की, ये सारी बातें हिस्ट्री में आप देंगे? नहीं देंगे। ये हिस्ट्री में है ये बातें। तो आप भी नहीं मान, आप अभी नहीं मान रहे हैं तो हिस्ट्री की बात अलग है। तो ये सारी बातें हैं। और बीजेपी ने के लोग जो आजकल काम कर रहे हैं, हिस्ट्री में आएंगी? नहीं आएंगी हिस्ट्री में बातें। अच्छा सर, क्या काम कर रहे हैं? नहीं, बीजेपी के लोग क्या काम कर रहे हैं? जो सर अभी जो आरएसएस के चीफ हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि जी मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं के डीएनए का हिस्सा हैं, और मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो मुसलमानों को इंडिया का हिस्सा नहीं मानते। लेकिन सर यहाँ पे फिर एक और क्वेश्चन आता है, जो मुस्लिम लीग ने 2 नेशन थ्योरी दी थी कि हिंदू और मुसलमान इतने डिफरेंट हैं
कि वो इकट्ठे रह नहीं सकते। आप फिर इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? एक तरफ ये नारा लगाया टू नेशन थ्योरी का, और फिर 3.5 करोड़ मुसलमानों को इंडिया में छोड़ दिया बेयारो मददगार, और वो उन मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत ने, बहुत बड़ी अक्सरियत ने मुस्लिम लीग का साथ दिया था, पार्टीशन का साथ दिया था। उनके पास क्या मॉरल जस्टिफिकेशन थी वहां रहने की? इंडियन मुसलमानों ने, बहुत लोगों ने नहीं दिया था साथ, वो आए भी नहीं पाकिस्तान, ना उन्होंने साथ दिया। 90% लोगों ने दिया जी, 90% मुसलमानों को तो दिया ना। वो परसेंटेज तो पता नहीं किसने निकाली, आपने हर मुसलमान से जाके कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे निकाल ली? जो मुस्लिम सीटें थे उसमें जितनी जीती उतने परसेंटेज कैसे निकाल लिया आपने? ये तो सर मैं बताता हूं धार्मिक सर, ये बात तो हमारे अखबारों में, किताबों में, हर जगह मिलती है कि इंडिया के मुसलमानों ने बहुत भारी तादाद में पार्टीशन का और मुस्लिम लीग की इस डिमांड का साथ दिया। डॉक्टर सफदर महमूद ने कई दफा ये जंग में लिखा, और सर जो मुसलमान आए वहां से वो 3% के करीब थे, बाकी जो थे 97 वहीं रह गए। और जहां तक मौलाना आजाद की बात है, मौलाना आजाद ने तो खुद कहा, उनका वो मशहूर तकरीर है अक्टूबर 1947 की, कि आपने सर सुन ले प्लीज, जामे मस्जिद जामे मस्जिद की, उसमें उन्होंने यही कहा था कि मैंने बात करनी चाहिए, तुमने मेरी जुबान काट दी, मैंने करवट लेनी चाहिए, तुमने मेरी कमर तोड़ दी। तो सर उनको तो खुद एहसास था कि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, और मुसलमानों की बहुत बड़ी अक्सरियत, चाहे वो वोट का हक लिमिटेड था, लेकिन जो अक्सरियत थी वो सपोर्टर थी उस चीज की। होगी। तो सर फिर ये टू नेशन थ्योरी का उन्होंने यूज किया, उसको सीरियस नहीं लिया, क्यों मुसलमानों को बेयारो मददगार छोड़ दिया? अब ये तो उन लोगों जो थे लीडर, उनसे आप पूछिए। मैं समझता हूं कि ये तय करना कि टू नेशन थ्योरी सही थी या गलत थी, ये अभी तक ये टेस्ट नहीं हो पाया है, इसका ये प्रूव नहीं हो पाया है इधर वे। क्योंकि अब देखिए जो मुसलमानों के साथ हो रहा है इंडिया में, उससे तो जिना की बात, गुरु ग्वालगर की बात सच नजर आ रही है, जो इस वक्त मुसलमानों के साथ हो रहा है, और बीजेपी जो कर रही है मुसलमानों के साथ, ये बात सच नजर आ रही है कि ये लोग नहीं रह सकते। सर इस बात पे मैं बात कर रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक तो ये सब कुछ एलिमेंट जो ऐसे फ्रिंज होते हैं उसके वजह से पूरी सोसाइटी को ब्लेम भी नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात है कि जब पार्टीशन के टाइम पे जो वो 46 का जो इलेक्शन वगैरह हुआ, उसमें 90%, सर मैं आपको लिंक दे दूंगा, ये शकील भाई ने तो देखी है, आपने शायद, अगर आपके नॉलेज में, मेजॉरिटी मान लिया हमने, हमें तो परसेंटेज की आप 90% मुस्लिम रिजर्व, मेजॉरिटी ने किया होगा सपोर्ट, किया मतलब ये क्या था, और वो जानते थे कि मुस्लिम लीग को जिताना मतलब पाकिस्तान का सपोर्ट, और जिताया किया, वो सब किया, लेकिन फिर इधर रह गए। ये कोई पार्टीशन नहीं है, हिंदुओं के साथ हुआ, किया गया धोखा था, वहां से हिंदुओं को निकाल दिया और इधर भी कब्जा हुआ है। ये एक दोगलापन भरा एक धोखा था। और फिर भी बड़ा दिल रख के हम ये कहते हैं कि भाई जो लोग के थे गद्दार थे, वो इन लोगों के बाप दादा लोग थे, ये लोग तो इसका कोई दोष नहीं है, ये भी हम इक्वल राइट दे रहे हैं। गद्दार थे, ये गद्दार थे, ये पक्का है, ये लोग गद्दार थे, लेकिन इसके बाप दादा थे, ये लोग बेचारे, तो इसकी क्या गलती है इसमें? लेकिन आप लोग भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसके वजह से आप कहते हैं कि ये परसिक्यूशन होता है, तो हम पूरे हिंदुओं को आप ब्लेम कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। अच्छा सर, देखो हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, एक मिनट इसको कह दूं, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, धार्मिक बात यह है कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, सारी बात ये गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। हिंदू मुसलमान से गवर्नमेंट एक्शन लेती है, गवर्नमेंट एक्शन लेती है, नहीं लेती है। जुडिशरी इतनी बायस्ड है, जुडिशरी भी हिंदुत्व की स्क्रूज है। ये आपका क्लेम है सर, ये आपका क्लेम है। बहुत से ऐसे हिंदू इश्यूज भी है जिसके ऊपर हिंदुओं के खिलाफ जुडिशरी ने जजमेंट्स दिए हैं।
अच्छा सर, पता नहीं कौन से हैं, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबरीमाला का देखा, फिर बाकी भी बहुत सारे ऐसे इश्यू हैं जिसमें हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ, हिंदू आस्था के खिलाफ वगैरह में हमारे खिलाफ भी कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं। लेकिन डेमोक्रेसी और आप तो अमेरिका में रहते हैं, बाकी ये कंपेयर करना हो तो पाकिस्तान के कोर्ट से, बांग्लादेश के कोर्ट से कंपेयर कीजिए। हम लोग बहुत अच्छी तरह की डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। और जो बाकी के जो आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों को मजबूरी है कि इन लोगों के साथ देना पड़ता है, ऐसा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी को आपने कभी भी देखा हिंदुओं के फेवर में कुछ भी बोलते हुए? असदुद्दीन ओवैसी को मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं। जैसे मैंने पिछले शो में कहा था कि जब मैंने इंडिया छोड़ा तो 1 साल का था वो असदुद्दीन ओवैसी, जब मैंने इंडिया छोड़ा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं जानता, लेकिन वो एंटी इंडिया नहीं है, वो बहुत प्रो इंडिया है। कभी नहीं, वो एंटी हिंदू है कि नहीं है? एंटी हिंदू है कि नहीं है? एंटी इंडिया छोड़ दो, मुझे नहीं मालूम। मैंने उसके मुंह से कोई बात एंटी हिंदू की नहीं, उसके भाई के मुंह से सुनी है कि मैं इतने हिंदुओं को देख लूंगा, लेकिन वो खुद वैसे नहीं किया। उसके भाई को कंडेम करना चाहिए, उसने भी अपने भाई की बात को कंडेम किया, लेकिन नहीं किया है, कभी भी नहीं किया है, कभी भी नहीं किया है। नहीं तो उसे कंडेम करना चाहिए आप लोगों को, उसके भाई को नहीं करता अभी। और हमारी सोसाइटी की खूबसूरती दिखाता हूं मैं। उसके भाई ने ऐसा कहा, लेकिन उसके ऊपर ड्यू प्रोसेस, लॉ के अकॉर्डिंग सब कार्यवाही हो रही है। उसके ऊपर किसी ने अटैक तो नहीं कर दिया, ब्लास्फेमी जैसा बना के। किसी के मजहब को बुरा कहना है तो इंडिया में इसके खिलाफ लॉ है, लेकिन जावेद अख्तर के खिलाफ वो लॉ नहीं इम्प्लीमेंट होता है। जावेद अख्तर ने इतनी बातें मुसलमानों के खिलाफ की, उसके ऊपर वो लॉ नहीं इम्प्लीमेंट हुआ क्योंकि वो फेवर कर रहा था गवर्नमेंट को। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं, उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट करे, आप आइए। नहीं, आप भी आके कर सकते हैं। आप भी OCI है, नॉन रेसिडेंस इंडियन हो गए आप। अगर मुझे मालूम है कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम है जब बाबरी मस्जिद का जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इतनी उसमें धांधली की और इतनी बेईमानी की, तो मुझे तो इंडियन कोर्ट से कोई वो नहीं है, उम्मीद नहीं है कि वो लोग इंसाफ। शकील भाई, ये इंसान हमारे रिस्पेक्टेबल कोर्ट्स के बारे में खुल्लम खुल्ला ये बोल रहा है। मैं अपनी मर्यादा चूकना नहीं चाहता। ये बिना फैक्ट के बोलता है। अरे बाबरी मस्जिद का भी जो फैसला हुआ है नवंबर में, चल रहा है ना, प्रोसेस चल रहा है ना, प्रोसेस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि ये गलत सुप्रीम कोर्ट की धांधली की है सुप्रीम कोर्ट ने। कि दबार पे आप जाइए, उस दिन के डेट में देखिए कितने लॉयर्स आए। टीवी और दी वायर के प्रोपेगेंडा के बारे में मैं जवाब देने यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, मैं फैक्ट पे बात करने वाला बैठा हूँ। मुझे क्यों कह रहे हैं आप, मुझको क्यों कह रहे हैं कि मर्यादा आप मेरी को कर रहे हैं? हिंदू लॉयर्स कह रहे हैं, इंडिया में बैठ के कह रहे हैं। तो अभी मैं जैसे ही इसने कहा कि हिंदू लॉयर्स 4 बार बोले, मैं किसी का रेफरेंस अभी मुस्लिम कह के दूंगा तो फिर यही बोलेंगे कि हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं हो रही है। ये खुद इतने कंफ्यूज है कि खुद नहीं जानते कि क्या बात करना चाहते हैं। सर एक बात मैं और अर्ज करूं कि सुप्रीम कोर्ट अगर इतनी ही बायस्ड थी तो उसने मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन क्यों दी? वो कह देते जी मुसलमानों का जो क्लेम है गलत है, और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है उसने कह दिया है कि यहाँ पे पहले मंदिर था और था बस। तो उन्होंने 5 एकड़ जमीन क्यों दी मुसलमानों को? और एक मिनट सुन लीजिएगा प्लीज। दूसरा सर, आपने ये कहा आजकल इंडिया में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उससे ऐसे लगता है जैसे 2 नेशन थ्योरी दुरुस्त थी। तो सर ये जो बात है ना, भुट्टो साहब ने तो 1968 में कह दिया था कि मुसलमानों के खिलाफ एक्सटर्मिनेशन की कैंपेन चल रही है। और सर जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर था, नवाए वक्त ने लिख दिया था कि इंडिया जो है वो हिंदू स्टेट है और ये एक फनेटिकल हिंदू स्टेट है, मजहबी जुनूनी स्टेट है। और सर एक और मिसाल दूं, मुसलमानों का एक अखबार है वहां मिल्ली गजट, 2011 में उन्होंने एक आर्टिकल छापा, हिंदुइज्म इज आवर वायलेंट फेथ। और उसके बाद उस अखबार के दफ्तर पे कोई अटैक नहीं हुआ, उसके एडिटर पे कोई अटैक नहीं हुआ। तो क्या कितने मुसलमान मुल्कों में इस तरह का मेजॉरिटी रिलीजन के खिलाफ आप आर्टिकल लिख सकते हैं? नहीं देखिए,
नवाब वक्त तो है ये कंजर्वेटिव फैनेटिक न्यूज़पेपर। मैं तो पाकिस्तान में भी उसे कंडेम करता हूँ, हर तरह से करता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि कौन क्या कह रहा है इसकी बात नहीं, जो फैक्ट्स हैं उनकी आप बात करें। फैक्ट्स लेके एक एक फैक्ट लेके बात करें कि इसके ऊपर गवर्नमेंट का क्या एक्शन हुआ। जब बहुत से फैक्ट जमा हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है फेयर नहीं है। अगर जुडिशरी जो फेयर नहीं है, अगर हम मुसलमानों को मारा जा रहा है, जो मारा गया है उसके वीडियो स्टेटमेंट्स हैं कि फला इसने 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 हमें मारा है, वीडियो स्टेटमेंट मरते वक्त बयान दे रहा है डेथ बेड पे, और गवर्नमेंट उसको छोड़ देती है, कोर्ट उसको छोड़ देती है, तो इसका मतलब कोर्ट जो है वो खुद बायस है, खुद हिंदुत्व का पपेट है वो तो ये तो फैक्ट्स लेके बात कीजिए आप। अगर चीफ मिनिस्टर यूपी का कहता है कि हम 100, उसका ऑडियो मौजूद है, वो कहता है कि हम 100 मुसलमान औरतों को जबरदस्ती कन्वर्ट करेंगे, तो ये, और आप कह रहे हैं कि वो, ये चीफ मिनिस्टर कह रहा है सबसे बड़ी स्टेट का, और आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का कोई इसमें वो नहीं, रोल नहीं है। तो ये और सारी बातें हैं, अटैक्स हो रहे हैं, जो लोग आरएसएस के लोग अटैक कर रहे हैं, चर्चेस तोड़ रहे हैं, हज ऑफिस कहाँ पे तोड़ा? कर्नाटक में तोड़ा। और जनाब ये कि ये आपके कर्नाटक में कहाँ पे? कर्नाटक में रेगुलर है, कर्नाटका में रेगुलर है। बोलो तो कहाँ पे? द्वारका में चर्च तोड़ा है, द्वारका में हज ऑफिस बन रहा था, उसकी बिल्डिंग को तोड़ दिया है। तो ये सारी बातें कर रहे हैं। आप कहाँ रह रहे हैं? आप कहाँ? द्वारका मेरे बाजू में है, द्वारका सिटी हमारा होली सिटी है, वहां पे कोई चर्च है ही नहीं। इसलिए नहीं है, को बनने नहीं दे रहे हैं, तोड़ा है उन्होंने। अरे हमारे, मैं आपको रेफरेंस भेजूं आपको, द्वारका का द्वार। अरे लेकिन तोड़ने की बात कहाँ है? वहां पे कोई क्रिश्चियन भी नहीं रहता है। लो, मैं आपको रेफरेंस भेजूं? आप तो पता नहीं जो बातें करते हैं, मैं समझ नहीं आ रहा। द्वारका में कोई चर्च है ही नहीं। आनंद में मुस्लिम रेस्टोरेंट ही खोलने दिया कि ये अपवित्र हो जाएगा। कहाँ पे? आनंद में? आनंद गुजरात। हाँ, और वहां पे ऑलरेडी कितने हो गए? अब ये आप उन लोगों से कहिए जो ये रिपोर्ट्स हैं अखबार के, उनसे आप कहिए। और ये कि सेकंड क्लास सिटीजन मुसलमानों का वहां ट्रीट किया जा रहा है, जब से आरएसएस की गवर्नमेंट, पहले भी किया जाता था, अब ज्यादा। आज की डिबेट बहुत सारे कहे कि जो मौजू पे हम बात करने आए थे उस पे तो नहीं हो रही है, लेकिन मैं जवाब नहीं दिया आपने। मैं ऐसा कहता हूँ, जो कुछ भी पार्टीशन हुआ ना, उसके नतीजे में हो रहा है। और दूसरी बात कि जो ये हमारा संविधान सेक्युलर है, कोर्ट सेक्युलर है, तब जाके आप क्लेम कर रहे हैं कि भाई ये सेक्युलर नहीं रही है। ये हम मानता हूं कि ये हिंदुओं की ही गलती है, ये हमारी ही गलती थी कि हमने यहाँ पे रहने दिया। ये देखिए, हाँ, सुन रहे हैं आप? नहीं, इस तरह के एक साइड के क्यों रहने दिया? अच्छा, क्यों रहने दिया? हाँ, ये बहुत जरूरी अगर हाँ, अब मैं मानता हूँ कि हम हिंदुओं की गलती होगी। हिंदुओं ने हमारे साथ गद्दारी की, फिर भी आप रहे। अगर ये बात भी कम है, ये हम मेजोरिटी में है ना, तब जाके सेक्युलरिज्म है, वरना तो वही हाल होता जो पाकिस्तान में हिंदुओं का होता है। सेक्युलरिज्म था जब 900 इयर्स मुसलमानों ने रूल किया है। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे किसी मुसलमान को सेक्युलरिज्म पे बोलने का कोई हक नहीं है। मुसलमान को सेक्युलरिज्म पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपका जो ताजिम के भाई है उसको सेक्युलर बनने का हक नहीं है। एक मिनट सर, शकील साहब एक बात, ये शकील भाई, मैं कोई कथा सुनने नहीं आया हूँ। इनको जरा चुप करा दें, एक मिनट में बात कर लूं। शकील साहब ये बताइए कि ये जो आरएसएस वाले कहते हैं गुरु गोलकर के मुसलमानों का यहाँ पे कोई हक नहीं, ये किस बेसिस पे कहते हैं? क्यों उनका हक? ये इंडिया के हैं क्या? क्योंकि मुसलमानों ने करके हमारा देश तोड़ा है, इसीलिए। नहीं, ये आए, आप भी तो बाहर से आए हैं इंडिया, आप इंडिया में थोड़ी उगे थे। चलो डीएनए टेस्ट कर लेते हैं,
अच्छा, वारिस डीएनए साहब, की बात नहीं हो रही है। बात आप सारे लोग एक मिनट, इंडिया से, अफ्रीका से आए हैं, सारे लोग रिफ्ट वैली, ईस्ट अफ्रीका में जो है, वहां से सारे लोग, पूरी दुनिया के जितने ह्यूमन बींग्स हैं सब वहां से गए इधर उधर। तो आपके एंसेस्टर्स भी गए थे, इंडिया गए थे आपके एंसेस्टर, और वहां वहीं से गए थे। और मुसलमान बाद में गए हैं, मुसलमान अटैक करके गए जैसे भी गए, लेकिन मुसलमान बाद में गए, वो भी कई 100 साल हो गए। तो अब ये जो मौजूदा जनरेशन है मुसलमानों की इंडिया, चलो मान लेते हैं सब लोग बाहर से आए थे, लेकिन फिर भी मुसलमानों ने अपना हिस्सा ले लिया कि नहीं लिया है? उसमें कुछ मुसलमानों ने लिया है, कुछ मुसलमानों ने लिया, ऐसा कैसे? लेकिन 20% मुसलमान थे और 20% जमीन गई, सबने अपने अपने हिस्से की जमीन ले ली, लेकिन जाने वालों में 3% ही थे, 17% वहीं यहाँ रह गए। जिन्होंने ऑप्ट नहीं किया इंडिया पाकिस्तान को, उनका क्या कसूर है? नहीं नहीं नहीं, अगर नहीं, शकील भाई प्लीज, शकील भाई एक मिनट, लास्ट पॉइंट। आप ये मत कीजिए कि जिन लोगों ने पाकिस्तान नहीं गए, वो उन लोगों ने भी मुस्लिम लीग को वोट तो दिया, पाकिस्तान बनवाया तो, बनवाने में तो मदद की थी ना उसने। अगर आप 20% की बात कर रहे हैं कि 20% ने नहीं दिया वोट मुस्लिम लीग को, तो उन 20% का क्या कसूर है कि वो अब आप जब मारते हैं मुसलमान को कि ये करो, श्री जयराम जी की कहो, ये कहो, डंडे मारते हैं उसको, जूते मारते हैं सड़क के ऊपर, तो उससे पूछते हैं कि तुमने मुस्लिम लीग को वोट दिया था या नहीं दिया था? उसके बाप दादाओं ने 90% ने दिया था, तो इसलिए मारेंगे उसको आप, इसलिए मारेंगे, इसलिए मारेंगे। सजा होती दूसरों को, तो मारने वाले हो गए उसको सजा भी होती है। वारिस साहब बात ये है, वारिस साहब प्लीज, ये पूरी हिंदू सोसाइटी को ऐसे डिमीन कर रहा है। एक मिनट प्लीज, बात सुने वारिस साहब। बात ये है कि जब जिन्ना साहब ने ये कहा कि हिंदू और मुसलमान इतने मुख्तलिफ हैं, वो इकट्ठे नहीं रह सकते, और इंडिया के 10 करोड़ मुसलमान एक कौम हैं, और उन्होंने 2 नेशन थ्योरी की बेसिस पे सारी कैंपेन चलाई, और ओवरवेलमिंगली मुसलमानों ने उनको सपोर्ट किया, तो फिर उन मुसलमानों के पास मॉरल राइट था को इंडिया में रहने का? यू कांट हैव इट बोथ वेज, यू कैन नॉट हैव द केक एंड ईट इट टू। इसका जवाब दीजिए प्लीज। इसका जवाब यह है कि जिन लोगों ने नहीं किया, जिन लोगों ने नहीं वोट दिया, तो वो उनको, उनके बच्चों को क्यों सजा मिल रही? वही मैं कह रहा हूँ कि जब आप मारते हैं मुसलमानों को सड़क के ऊपर डंडों से और सर फोड़ देते हैं उसको, वो मर जाता है, उससे आप मरते वक्त पूछते हैं कि, अब डंडा उठाते वक्त पूछते हैं कि तुम्हारे बाप दादा ने वोट दिया था मुस्लिम लीग को या नहीं दिया था, तुमने दिया था या नहीं दिया था? ये तो अजीब बात हुई ना कि आप ये तो हर मुल्क में हुआ है, अमेरिका में क्या नहीं हुआ है? अमेरिका में रेड इंडियंस के साथ, ये अमेरिकन इंडियंस के साथ जो हुआ है, ये क्या हुआ है? तो इनसे भी यही किया जाए, ब्लैक्स के साथ जो हुआ है 300 साल, तो ये सर रेड इंडियंस की बात बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरा पॉइंट ये है, आपने 2 नेशन थ्योरी की बेसिस पे एक कैंपेन चलाई, मुसलमानों ने ओवरवेलमिंगली उसको सपोर्ट किया, फिर वो वहां पे क्यों रह गए? जिन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया बहुत कम थे सर। ये जिन्ना साहब उनको बेयारो मददगार क्यों छोड़ के आ गए? और 2 नेशन थ्योरी पे सर, एक मिनट सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। खलीको जमान जो लखनऊ के रहने वाले थे, उनकी किताब में उन्होंने ये लिखा है कि 2 नेशन थ्योरी इंडियन मुसलमानों के लिए सख्त जो है इंजूरियस साबित हुई, मुजर साबित हुई। ठीक है जी। तो जिन्ना साहब को नहीं पता था कि इन लोगों ने इधर ही रहना है, मैं इनको क्यों बेवकूफ बना रहा हूं? क्यों वो वहां पे उन्होंने क्यों सपोर्ट किया जब उनको पता था कि हमने इधर ही रहना है? गुरु ग्वालकर जब कहते थे कि इंडिया हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, और क्रिश्चियंस और मुसलमानों को, नॉन हिंदूज, हिंदू मुस्लिम भी नहीं, नॉन हिंदूज जो हैं उनको निकल जाना चाहिए इंडिया से, गुरु ग्वालकर का ये मौजूद है मेरे पास कोटेशन। तो आपने गुरु ग्वालकर के जो चेले हैं मोदी और ये वो, इन लोगों से पूछा आपने कि तो कहाँ जाते वो लोग, इतने करोड़ मुसलमान कहाँ जाते इंडिया से? अगर गुरु ग्वालकर से पूछा ये आपने? सर सुन ले प्लीज सर, गुरु गोलवालकर की बात हिंदुओं ने नहीं सुनी। ही वॉज अ मार्जिनल फिगर। मुसलमानों ने ओवरवेलमिंगली जिन्ना साहब की बात सुनी। अगर गोलवालकर की बात गलत थी, जिन्ना साहब उसको कंडेम करते कि मुसलमान यही रहेंगे। जिन्ना साहब ने तो उसको अपने ईमान का हिस्सा बना लिया। इसका जवाब दें प्लीज। नहीं, सवाल यह है कि उन्होंने कुछ भी कहा,
लेकिन गुरु गोवालकर की आज की जो गवर्नमेंट है, आज की जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये तो गुरु गोवालकर ही की चेली है ना। ये तो गुरु गोवालकर ही के बातें मान रही, उन्हीं की फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हर बात गुरु गोवालकर की और आरएसएस की ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और एंटी मुस्लिम जितनी भी है, तो इनसे क्यों नहीं पूछते हैं आपके तुम क्या कर रहे हो? ये इनसे भी पूछेंगे, लेकिन आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। गोलवालकर मैं दे रहा हूँ, प्लीज सुन लें। गोलवालकर ने मेरे ख्याल में गलत बात की। जिन्ना साहब ने उस गलत बात को क्यों सपोर्ट किया? क्यों मुसलमानों को कहा कि तुम नहीं रह सकते हिंदुओं के साथ? फिर वहां पे क्यों छोड़ दिया उनको बेयारो? इसका जवाब दीजिए प्लीज। क्या आप जिन्ना के सपोर्टर से पाकिस्तान में पूछा आपने? आप तो पाकिस्तान में रहते हैं, क्यों पूछा आपने? ये जिन्ना के जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स हैं उनसे डिबेट किया आपने? ये बात बहुत सारों से किया है, उनके पास कोई जवाब नहीं है, जैसे आपके पास भी नहीं है। नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि मैं जिन्ना ने जो किया बिल्कुल सही किया। मेरे पास है क्यों छोड़ा है, मेरे पास है कि जिन्ना ने इन 3 करोड़ को क्यों छोड़ा था तब के टाइम पे। दूं मैं जवाब? जी, ये इसीलिए छोड़ा था। हाँ, ये इसीलिए छोड़ा था ताकि बंटवारा करके वहां से हिंदुओं को मारकर, जैसे 24% से 1% पे पाकिस्तान पे आ गए, वो भी कर ले, और यहाँ पे भी एक डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए कुछ यहाँ पे छोड़े थे। यहाँ से जो पाकिस्तान से हिंदू गए हैं हजारों की तादाद में इंडिया, उनके साथ आपने क्या सलूक किया मालूम है आपको? मालूम है क्या किया? देखता हूँ। रिपोर्ट पढ़ी है आपने? क्या पाकिस्तानी से आए हुए हिंदुओं के साथ हाँ क्या किया है आप बताइए? दलित के तौर पे आप दलित के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं आप उनको, आइसोलेट और दलित के तौर पे कर रहे हैं। वॉशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सर, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी में भी हम लोगों ने वहां से जो आए होते हैं, जो हमारे हिंदू लोग, चाहे उसका कास्ट कुछ भी हो, लेकिन उन लोगों के पास कुछ घर वर नहीं होता, तो मेरी प्रॉपर्टी में भी रह रहे हैं आज भी। क्या बात कर रहे हैं? वॉशिंगटन पोस्ट से दिखाइए जाके। अच्छा, अली भारत साहब हमारे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हिंदू पार्लियामेंट हैं, उन्होंने गालबन 2014 में कहा था कि 5000 हिंदू हर साल पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। अगर इंडिया के मुसलमानों के लिए इतने हालात तंग हो गए हैं, जो कि हम 75 साल से यही सुनते आ रहे हैं कि जी वो उनको खत्म किया जा रहा है। 1947 में उनकी तादाद जो थी 9% थी, आज वो 16% है। ये कैसी जेनोसाइड है, कैसी नस्लकुशी है कि वो 9% से 16% पे चले गए हैं, और आज भी कोई इंडिया से मुसलमान पाकिस्तान पनाह लेने नहीं आ रहा। ये तो पाकिस्तान तो होमलैंड था इंडियन मुस्लिम्स के लिए, वो मुसीबत में भी हैं, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? नहीं, देखिए अव्वल तो ये आपने स्टैटिस्टिक जो दी है ये कई दफा रिफ्यूट हो चुकी है। कई प्रोग्राम्स इस वक्त हैं यूट्यूब पे जिसमें इन स्टैटिस्टिक्स का मजाक उड़ाया गया है कि ये गलत है। कौन सा गलत है? ये कौन सा 9% मुस्लिम आजादी के समय अनडिवाइडेड इंडिया में 9% मुस्लिम थे, जो आज 16% है। इसमें आप कह रहे हैं कि वो गलत है? गलत है। ये कई जगह चैलेंज हुआ है। ये मैं आपकी बात क्या मानूं, उन लोगों की बात क्या ना मानूं, क्योंकि आप लोगों का तो दूसरा मिशन है। विकिपीडिया की बात मानेंगे, विकिपीडिया की बात मानेंगे। दूसरी बात क्या, प्लीज ये बताइए कि सवाल क्या है, करेक्ट फिगर क्या है, बताइए प्लीज। नहीं, अब पाकिस्तान में तो लोग नहीं आ सकते हैं ना पाकिस्तान आने दे रहा है। पाकिस्तान तो नेशनलिटी नहीं दे रहा है अब लोगों को। और ये कि इतना आसान नहीं होता है कि आप अपना घर बार नौकरी और सब चीज़ें छोड़ के चले जाएं पाकिस्तान। और पाकिस्तान के भी हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान भी कोई आइडियल स्टेट तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों से जहाँ बस जी उनका वो जहाँ सींग समाते हैं चले जाते हैं पाकिस्तान। आपको भी अगर मौका मिले तो आप चले जाएंगे बाहर। इंडिया के भी मुसलमानों को मौका मिले तो चले जाएंगे। इंडिया के मुसलमान तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन उनका जो परसिक्यूशन हो रहा है, उनको उनकी इज्जत को और उनके प्रॉपर्टी को और उनके उसको ख़तरा जो है। कितने मुसलमानों के इलाहाबाद में घर खाली करा दिए गए हैं ज़बरदस्ती जुडिशल एक्शन से, और उससे जो कि उनके जायज़ कई पुश्तों से थे। तो वो तो सब हो रहा है। तो ह्यूमिलिएशन हो रहा है इलाहाबाद में, उनका जो ह्यूमिलिएशन हो रहा है मुसलमानों का इंडिया में, तो वो तो खुली बात है। ये तो नहीं मानेंगे,
अपना धार्मिक नहीं मानेंगे ये बात, लेकिन सही बात यही है कि हो रहा है वहाँ पे, फैक्चुअल ये है। और जो बातें हो रही हैं, जिस तरह से उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, और ये सब फॉरेन नेशनल्स कह रहे हैं, जो फॉरेन जर्नलिस्ट कह रहे हैं सारी बातें। अभी डिबेट तब हमने एक अमेरिकन राइटर का जो रेफरेंस दिया, तब अली साहब कह रहे थे कि किसी गोरे की बात मैं क्यों मानूं, मतलब फॉरेन वाले की बात क्यों मानूं, और अभी वो फॉरेन का ही सहारा लेके हमसे काउंटर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ न्यूट्रल लोग कह रहे हैं। देखिए, आप धार्मिक हैं, आप इंडिया को हर बात में सपोर्ट कर रहे हैं, कभी आपने नहीं कहा नहीं करता ये बात गलत मैं नहीं करता हूँ, गलत होता है तो मैं गलत भी कहता हूँ। आप आरएसएस के वो हैं मेंबर जो भी हैं, आप कभी एक बात आपने नहीं कही कि ये सच है और आरएसएस गलत कर रही है। तो मैं कहता हूँ आरएसएस गलत कर रही है। जैसे आरएसएस अभी थोड़े समय से कहते हैं कि दोनों एक ही है, दोनों का एक है। मैं मानता हूँ जो कुछ भी है क्लियर होना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि इस बारे में कहती है। मैं ये कह रहा हूँ कि फॉरेन जर्नलिस्ट में सर, भारत साहब, बात ये है कि जब मुसीबत पड़ती है ना, तो जैसे बांग्लादेश जब था, ईस्ट पाकिस्तान था, तो उस वक्त कितने 1 करोड़ लोग जो थे वो पनाह गजीन हो गए थे इंडिया में जाके। तो सर, अगर इंडिया में मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है, नस्ल कुशी हो रही है, तो फिर कोई भी इंडिया से यहाँ नहीं आ रहा। और सर, ये जो है, आपने कहा कि जी पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, सर ये तो मुल्क बना ही उनके लिए था, होमलैंड था उनका। तो आप टू नेशन थ्योरी को सीरियस नहीं लेते। आप एक तरफ कह रहे हैं कि जिन्ना साहब की जो बात थी टू नेशन थ्योरी की, वो सही साबित हो गई, वो बहुत, ही वाज अ मैन ऑफ ग्रेट फोरसाइट। आज जो हो रहा है, किसने कहा, कब कहा, क्यों कह रहे हैं? सुन ले प्लीज, सुन ले। क्यों कह रहे हैं आप? सर सुन लेना प्लीज, मैं फिर अब आप बोलिएगा। तो जब उनकी बात सही साबित हो रही है, उनको ये पता था कि मैं बहुत विजनरी आदमी हूं, 74 साल बाद, 75 साल बाद ये होगा, तो वो सब मुसलमानों को साथ क्यों नहीं लाए पाकिस्तान? देखिए, आप मेरे पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मैं कह रहा था जिन्ना बहुत बड़े विजनरी थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये थ्योरी जो है ये अभी टेस्ट नहीं हुई है, टू नेशन थ्योरी जो है, क्योंकि दोनों तरफ से ऐसा ही है। मतलब हिंदू भी जो हैं वो मुसलमानों को नहीं रख सकते हैं, नहीं टॉलरेट कर सकते हैं। उनके जो हिंदुत्व के और आरएसएस के जो लीडर हैं, उनके ये बयान मौजूद हैं। और कोशिश की थी नेहरू ने और कांग्रेस ने और मौलाना आज़ाद ने, सब ने, और गांधी ने कोशिश की थी कि ये इंटीग्रेशन हो जाए। सावरकर ने भी, वीर सावरकर भी ये चाहते थे कि इंटीग्रेशन हो, हिंदू मुसलमान साथ हों, बल्कि हिंदुओं की जो कास्ट है उसके लिए भी वो चाहते थे कि साथ मिलके खाना खाएं, दलित और ये सब साथ मिलके खाना खाएं। ये वीर सावरकर उस जमाने में समझिए कि उन्होंने ये बात कही, और तो वो भी चाहते थे। कई जगह उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू मुसलमान साथ रहें, वीर सावरकर तक ने कहा ये, लेकिन गुरु गोलकर ने बिल्कुल इसका ऑपोजिट किया। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जिन्ना साहब की जो थ्योरी थी, ये गुरु गोलकर की जो थ्योरी थी, ये दोनों साथ नहीं रह सकते। उनकी कोई दूसरी रीजन थी, जिन्ना साहब की दूसरी रीजन थी। गुरु गोलकर की रीजन थी कि ये अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, और ये कि इनको, ये हिंदू, अगर ये हिंदू नेशन एक हमारा बनाएंगे उसमें इनके लिए कोई जगह नहीं है। गुरु गोलकर की, जिन्ना साहब का ये था कि ये दोनों कल्चर्स अलग हैं। आप ही ने बताया और कई जगह उनकी स्पीचेस में भी है कि ये दोनों, इनके कल्चर्स अलग हैं, इनके लिविंग अलग है, इनका स्टाइल अलग है, सब कुछ है, और इनके फेथ अलग हैं, इनके बिलीफ्स अलग हैं, ये साथ नहीं रह सकते हैं। और वो बात जो है ना, वो गलत थी या सही थी, ये बात अब अभी तय नहीं हो पाई है, क्योंकि ये 70 साल का जो वक्फा है ना, ये काफ़ी नहीं था। इसमें पहले जो नेहरू ने और जो सेकुलर हिंदू थे, उन्होंने जो एक फाउंडेशन की थी, वो अभी तक उसके कुछ चल रहे हैं, उसके ट्रेडिशंस चल रहे हैं, और जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था इंडिया का, वो चल रहा है। लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा है कि आइंदा कुछ सालों में ये इस तरह से बिल्कुल चल पाएगा। अभी भी नहीं चल रहा है, अभी भी मुसलमानों के साथ वहाँ इतनी ज्यादती हो रही है, और आइंदा कई सालों में तो बिल्कुल नहीं होगी। पता नहीं क्या होगा मुसलमानों का वहाँ पे। सर मैं यही कह रहा हूँ, बार बार यही कह रहा हूँ कि जिन्ना साहब की बात मुसलमानों ने मानी, ओवरवेलमिंगली मानी। उनका यही था कि ये इकट्ठे नहीं रह सकते। फिर वो 3.5 करोड़ को वहां छोड़ के क्यों आ गए बे यारो मददगार? और खुद भी वहां पे जवाब आप नहीं दे रहे।
नहीं आना चाहिए था। पार्टीशन अगर हुआ है तो नहीं आना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे मुसलमान चाहते भी नहीं थे पार्टीशन होना। जमात वाले नहीं, मौलाना मौदूदी नहीं चाहते थे। कितने जमात वाले 95% ने तो वोट दिया। अब ये तो आप पता नहीं कहां से लाए हैं नंबर, मुझे नहीं मालूम, मैं बार बार ये कह रहा हूं, 1940 का ब्रिटिश डेटा देख लीजिए। पाकिस्तान की किताबों में बड़े फख्र से ये बताया जाता है कि इंडिया के मुसलमानों ने ओवरवेलमिंगली पार्टीशन की सपोर्ट की। आप उसको नहीं मान रहे। सफदर महमूद बड़े ही पेट्रियाटिक स्कॉलर थे, डॉक्टर सफदर महमूद ने बार बार ये चीज लिखी है कि उन्होंने ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किया। गांधी और नेहरू को तो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, मौलाना आजाद को भी रिजेक्ट कर दिया। तो वो 97% जो लोग थे जिन्होंने, जो वहां रह गए, तो वो क्यों वहां रह गए? जिन्ना साहब का तो विजन बहुत अच्छा था, उनको तो पता था कि इनको मुसीबतें आएंगी, वो साथ क्यों नहीं लाए उनको? आपको मालूम है कि जो मौलाना आजाद ने लिखा है कि मेरे मरने के बाद ये कागजात दिखाए जाएं, जो उनके सील्ड एनवलप थे जिसके अंदर उनके, तो उसमें उन्होंने कहा है कि नेहरू की 2 बड़ी गलतियों से पाकिस्तान बना है। ये साफ साफ उन्होंने कहा कि नेहरू ने बनवाया है ये पाकिस्तान। कौन सी गलतियां? जो भी गलतियां थी उनकी, वो अलग एक डिस्कशन है, आप पढ़िए उसको कि मौलाना आजाद ने क्या कहा है, जो कि मौलाना आजाद उसी ग्रुप में। सर आपने अगर पढ़ी है तो बता दीजिए ना कि क्या गलतियां थी नेहरू की जिसकी वजह से पाकिस्तान बना। आप ये मालूम कि आप इनकार कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, मौलाना आजाद ने नहीं कहा ये। सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कोट कर रहे हैं तो आप बताएं ना कि मैं कह रहा हूं कि मौलाना आजाद ने ये कहा है, ये फैक्ट है कि मौलाना आजाद ने कहा है कि नेहरू की 2 बड़ी गलतियों से हुआ है। अब क्या गलतियां थी ये आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो मालूम कर लें, लेकिन आप ये नहीं कहें कि मैं गलत कह रहा हूं, क्योंकि ये फैक्ट है। ये मैं आपको दिखा दूंगा कि आप बताइए कि क्या लिखा है मौलाना आजाद ने उसमें। सर जो आप कोट कर रहे हैं, पूछ मुझसे रहे हैं, मैं बताऊंगा आपको। चलिए इसके ऊपर अलग बात होगी, क्योंकि हमें ये हो रहा है कि हम इतनी देर से हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोग निकले थे कि हिंदुत्व के ऊपर बात करने, वो हुई नहीं है, और अलग अलग रास्ते निकल रहे हैं, ऑफशूट्स निकल रहे हैं, उसके ऊपर पे लंबे लंबे डिस्कशन हो रहे हैं, कभी जावेद अख्तर के ऊपर, कभी इसके ऊपर, कभी जिन्ना साहब के ऊपर। भाई हम तो ये कह ही नहीं रहे, हम तो कुछ और लेके निकले। मुस्तकिल पार्टीशन के ऊपर बात हो रही है, पार्टीशन के ऊपर तो हम निकले ही नहीं थे बात करने के लिए। जावेद अख्तर पे तो हम बात करने निकले ही नहीं थे, लेकिन कितने हम लोगों ने 1 घंटा तकरीबन इन पे लगाया है। तो मैं अगर उसकी बात शुरू करूं, सर ये जो इश्यूज है ना सारे इंटर रिलेटेड हैं, एक चीज को आप अलग नहीं कर सकते। और सर ये जो आप बात करें ना नेहरू की गलती की, एक गलती जो पॉइंट आउट की जाती है ना वो है जी कैबिनेट मिशन प्लान। और कैबिनेट मिशन प्लान पे भी नेहरू ने वो इस बात के बाद की थी कि जब जिन्ना साहब ने ये कहा कि अगर पाकिस्तान नहीं बना तो इंडिया में मुसलमान भी खत्म हो जाएंगे, इस्लाम भी खत्म हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन प्लान को जब जिन्ना साहब ने एक्सेप्ट भी किया था, साथ ये भी कह दिया था कि पाकिस्तान रिमेन्स अवर अनअल्टरेबल गोल। ये भी आप याद रखिए, जब जिन्ना साहब ने ये कह दिया कि पाकिस्तान बनाए बगैर मुसलमान और इस्लाम खत्म हो जाएगा इंडिया में, फिर उस पर क्या कंप्रोमाइज की गुंजाइश रह जाती है? और वो भी जो है वो भी सर पटेल प्रिवेल्ड ऑन गांधी एंड नेहरू के मुसलमानों में अलहदगी का जो जरासीम है इतने फैल गए हैं कि इनको अलहदा कर देना ही बेहतर है, क्योंकि ये हमें नहीं चलने देंगे। ये थी वो बैकग्राउंड। हाँ होगी हम तो बताएं आपको कि हम उससे 10 साल के थे जब मौलाना आजाद की पेपर्स निकले, 10-12 साल के होंगे, तो वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन उसके ऊपर इस वक्त हम डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे हैं कि फिर वो 1 घंटा हम लोग इन पे बातें करते रहेंगे कि वो सही थे या गलत थे। बेहतर ये कि हम लोग इसको कंक्लूड कर लें। ये जो बीजेपी के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन, एक बाद में आप बोलना, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपको मैं पूछना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन कि वहां पे हमारे साथ क्या हुआ हिंदुओं के साथ, यहाँ पे आप कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन बहुत है, फिर भी दुगनी रफ्तार से आबादी बढ़ गई है, एंड वी आर हैप्पी अबाउट दिस बिकॉज हमको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कोई कौम ऐसे बढ़ जाती है। तो ये हमारी सोसाइटी का अच्छा रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं कि यहाँ पे उसको सहूलियत मिलती होगी, तब जाके वो 9% से 16% हो गए हैं।
नहीं, ऐसा नहीं होता है, सहूलत मिले तो बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अभी अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर क्या हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, पार्टीशन के समय पे अगर वहां पे बाइलेटरल दोनों के लिए रखा हुआ होता कि जो ट्रीटमेंट पाकिस्तान में हिंदुओं को दी जाएगी वहीं यहाँ पे मुसलमानों को दी जाएगी, वो अच्छा बहुत होता, खराब ट्रीटमेंट है वो अच्छा होता। पाकिस्तान में, हिंदुओं के साथ क्रिश्चियंस के साथ बहुत खराब ट्रीटमेंट है। हम बताएं, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका रिप्रोडक्शन ताल्लुक नहीं है। और ये लोग हिंदू कि सिंध में जो हिंदू जहां जहां पे अब बात जहां करिए, जहां पे मुस्लिम मैं माइनॉरिटी में होगा वहां पे, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जहां जहां पे मुस्लिम माइनॉरिटी में होगा जैसे इंडिया है, क्या यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि जितने हक और हिस्से कुरान के अकॉर्डिंग काफिर को मिलने चाहिए उतने ही मुसलमान को नॉन मुस्लिम माशरे में मिलने चाहिए? कुरान के, आप क्या करेंगे, कुरान में लिखा हुआ है कि काफिर को इस तरह से, कुरान और हदीस की रोशनी में जो हक हिस्से काफिरों को मिलने चाहिए एक इस्लामी निजाम में, वही हक हिस्से नॉन मुस्लिम माशरे में मुसलमान को मिलने चाहिए। पता नहीं क्या कह रहे हैं आप। आपने कुरान पढ़ा है? जी जी कितना पढ़ा है आपने कुरान? उसमें क्या क्या लिखा हुआ है जी, बताइए, क्या लिखा है उसमें? गुजराती ट्रांसलेशन मेरे पास है, 2 बुक पढ़ी है, दोनों अलग अलग लिखी हुई है। कि काफिरों के साथ ऐसा सलूक करो। जी जी जी, जजिया के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है। जजिया अलग चीज है, जजिया अलग चीज है, जजिया की बात मैं बताता हूँ, लेकिन उसको आप और जस्टिफाई बताइए। करते हैं? जजिया को आप जस्टिफाई करते हैं? जजिया को तो मैंने तो जजिया का पूरी लॉ नहीं बनाया, लेकिन जजिया का ये है कि मुसलमान चूंकि उनके लिए ज़कात कंपलसरी थी कि उनको इतनी अपनी सैलरी का देना है। पाकिस्तान में अभी भी वो पूछते हैं कि आपकी इनकम क्या है, और वो जबरदस्ती काट लेते हैं। मैं जजिया का बोल रहा हूँ, जजिया का जो जिम्मी भरते हैं। बात सुने ना मेरी, काटे नहीं बात में। जजिया का ये था कि मैंडेटरी था कि इतनी ज़कात देना है, और हिंदू चूंकि मुसलमान नहीं थे, उनके लिए वो नहीं ले सके, तो उन्होंने कहा कि आप इसको इस तरह से कॉम्पनसेट करें, जो जजिया देना था मुसलमानों को दे रहे हैं वो, तो आप भी कुछ दीजिए, आप इस तरह से दीजिए। आप अगर जजिया नहीं देते हैं तो आप ये आप अगर ज़कात नहीं देते हैं तो आप जजिया की शक्ल में दें। ओके, और शकील भाई प्लीज प्लीज 1 मिनट, फतावा आलमगीरी किताब के अकॉर्डिंग जजिया लेने का तरीका क्या था मैं आपको बताता हूँ कि जो मुसलमान ऑफिसर्स जो बादशाह वगैरह के राज में जो नौकरी करता होगा, जो नॉन मुस्लिम जैसे हिंदू सिख वगैरह के पास से जब जजिया वसूलेगा, तब जजिया देने वाला काफिर जमीन पे बैठेगा, हाथ ऊपर करेगा और ऑफिसर हाथ की हथेली में थूकेगा। इस तरह से जजिया वसूला जाता था। फतावा आलमगीरी आप किताब मंगवा लीजिए, आलमगीरी, फतावा आलमगीरी आप किताब मंगवा लीजिए। नहीं, इस डिस्कशन में इस लेवल पे ना, आप शकील साहब आप बैठे सुन रहे हैं, आप क्यों इस डिस्कशन में इस लेवल पे लोगों को जाने देते हैं? फतावा लेवल पे बात कर रहे हैं, औरंगजेब इस के लेवल रूल पे के बात कर रहे हैं। अरे पर औरंगजेब के रूल के टाइम पे जो कानून चलता था वो बुक है फतावा आलमगीरी। वो आपको मालूम है क्यों, आप थे उस वक्त। क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं आप? इस लेवल पे क्यों बातें कर रहे हैं? इस लेवल पे क्यों बातें कर रहे हैं? वारिस साहब, हम फिर गौमूत्र की बात करें और काउडंग की बात करें, ये की हमने बात आपसे? जी आपने शुरुआत में की क्या? वारिस साहब, मैं अर्ज करूं थोड़ा सा इसमें कि मुजद्दद अल्फसानी जो हैं पाकिस्तान में बहुत ही रिस्पेक्टेड एक पर्सनैलिटी हैं, रिलीजियस पर्सनैलिटी हैं, जिनके अलामा इकबाल भी बहुत फैन थे और जिनको पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में बहुत तारीफ की जाती है। उनका एक मकतूब है, लेटर है, गालबन 161 162, उसमें वो ये कहते हैं कि काफरों को इंसल्ट करना ये ईमान का तकाजा है, और ये जो जजिया उन पे लगाया गया है ये उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए लगाया गया है। उनके साथ उठना बैठना, उनको इज्जत देना गोया ईमान को, इस्लाम को जो है इंसल्ट करने के मुतरादिफ है। और उन्होंने ये भी लिखा कि ये जो काफरों को जो है ना कुरान में नजस कहा गया है, अनक्लीन कहा गया है, तो ये भी एक हकीकत है। मैं बताऊं आपको, ऐसे लोगों को तो सड़क पे खड़े करके गोली मार देना चाहिए, और उनको इतना ह्यूमिलिएट करना चाहिए कि उनकी 100 पुश्तों को याद रहे जो इस तरह की बात करते हैं नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ। लेकिन मुसलमानों को भी
हिंदू जो है अपवित्र कहते हैं, हमने बताया आपको कि अपवित्र कहते हैं, उनको मुस्तकिल उनको ये रहता, तो दोनों एक दूसरे को अपवित्र कहते हैं। कहाँ कहते हैं कोई? लेकिन जो उन्होंने ये बातें कही, बात सुने, जो बातें कही, जो भी आदमी ये बात कहता है, जो मौलाना और मुफ्ती हो, वो बहुत ही कमबख्त आदमी है, बहुत बदमाश आदमी है, उसको जूते मारना चाहिए सड़क पे बिठा के। औरंगजेब आपके हिसाब से बदमाश और कमबख्त था? मुझे औरंगजेब के बारे में सही बात पता ही नहीं चली कभी, क्योंकि इतना कंट्रोवर्शियल है, हर एक का अपना वर्जन है, मुसलमानों का अलग है, हिंदुओं का अलग है। हिस्टोरियन तो जो उसके दरबारी थे, जो हिस्टोरियन, वो तो उसके बारे में सही लिखेंगे। मुझे मालूम नहीं कि किसने क्या लिखा, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है, वो तो खत्म हो गई बात। औरंगजेब बुरा होगा, मुगल अकबर की भी तो बात करें ना, अकबर ने क्या किया हिंदुओं के साथ। तो मुगल पूरी इतनी जो डायनेस्टी थी, इसमें कितने अच्छे बादशाह हुए हैं, बुरे बादशाह हुए हैं। बुरे बादशाह उनको कंडेम करें हम लोग, अच्छे बादशाहों की तारीफ करें, ये है ना। सर अकबर को तो आज पाकिस्तान की पब्लिक ओपिनियन या इंडिया मुसलमान वो तो अच्छा नहीं समझते, वो तो कहते हैं वो तो गुमराह हो गया था। उसको तो काफिर भी कहते हैं बहुत लोग, उसको तो बहुत लोग काफिर भी कहते हैं कि ये अलग दिन बना रहा था, दीन इलाही करके। नहीं, लेकिन मैं तो अकबर की बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ा अकबर से प्यार करता हूँ, क्योंकि अकबर ने, हाँ, मैं मेरी पर्सनल राय अकबर के बारे में बहुत अच्छी है। और मैं औरंगजेब अगर फैनेटिक था तो मैं उसे कंडेम करता हूँ। जितने फैनेटिक हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, फैनेटिक जो है वो तो बहुत ही उनको कंडेम करना चाहिए, सब लोगों को करना चाहिए, मैं भी करता हूँ। अकबर को आप प्रेज करते हैं, वो क्यों करते हैं? किसको? अकबर को आप कहते हैं कि उसको आप अच्छा मानते हैं, वो किस बात से मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि उसने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए बहुत काम किया, और उसने अपनी पर्सनल लाइफ में भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए बड़ा किया, सराहा। उसकी जो कोर्ट थी, उसके जो नवरत्न थे, उसमें भी हिंदू मुस्लिम दोनों थे, और उसके पूरा उसका मिशन ही यही था कि वो हिंदू मुस्लिम, उसका जो वो सिपह सालार था, मान सिंह था, और मान सिंह का बेटा भी था उसमें था, और उसकी बीवी जोधाबाई थी। ये सारे उसके जो चीजें थी, और इक्वालिटी का उसने हिंदू मुसलमान सबके लिए, और जितने तो ये आपको पता होगा कि जो जोधाबाई के साथ उसकी जो शादी हुई थी, वो उसके जो पिताजी थे उसके साथ संधि हुई कि तुम मेरी रियासत को लूटोगे नहीं, बदले में अपनी बेटी को मुझसे शादी करवा दो। ऐसे फिरौती लेके उसने और भी 6 लोगों की लड़कियों के साथ शादी की थी। ये इसका तो आपके ख्याल में अकबर भी विलेन है? आपका विलेन अकबर भी है? आप डिसाइड करें, लेकिन आपने जो कहा उसके बारे में कह रहा हूँ। हमने तो बताया कि अकबर जो है दोनों तरफ से हिंदू मुसलमान दोनों को यूनाइट करना चाहता था। तो प्रैक्टिस में भी वो दोनों उसके दोनों मजहब जो है प्रैक्टिस करता था। चले तो सर, आपको नफरत होगी, आपको तो हर मुसलमान से नफरत है, तो उससे भी है। नहीं है। मेरे आसपास भी कितने बैठे हैं। हाँ, बैठे होंगे। हाँ। तो लेकिन ये कि बहरहाल ये हम लोगों का डिस्कशन नहीं हो रहा है। हम लोग का डिस्कशन जो है उससे हम लोग खत्म कर दें तो अच्छा है, जल्दी से। मेन टॉपिक जो हम लोगों का है। थैंक यू वेरी मच अली वारिस साहब और धार्मिक त्रिवेदी, आप दोनों ने बहुत वक्त दिया मुझे। तो इसी के साथ मैं आप दोनों से और बाकी दोस्तों से इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक यू धार्मिक। थैंक यू अंकल। बाय। हाफिज।